मनमोहन जी कहते हैं कि ये मंदी का दौर है, लेकिन इस दौर पर भारी तो उनके मंत्रियों की दौड़ है, जिनकी यात्राओं के खर्च के लिए कई सौ करोड़ का बजट भी कम पड़ जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल मंत्री करोड़ों रुपए की हवाई यात्रा ही नहीं करते, बल्कि वो एक राजकीय डिनर पार्टी में 8,000 रुपए प्रति थाली का खाना भी खा जाते हैं। एक आरटीआई से ये महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, जो यूपीए सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। एक थाली की कीमत 8,000 रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर खालिस हकीकत है, और ये शाहखर्ची उस डिनर पार्टी में की गई जो यूपीए सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ से दी गई थी। शाहखर्ची की शर्मनाक तस्वीर पेश करने वाला ये रात्रि भोज 22 मई को प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स रोड पर यूपीए 2 सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर दिया गया था। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश वर्मा को मिली जानकारी के मुताबिक इस आयोजन में कैटरिंग पर होने वाला खर्च 11,34,296 रुपए आया, जबकि शामियाने के इंतजाम पर 14,42,678 रुपए खर्च हुए। इस दौरान कुल 26,444 रुपए के फूल मंगवाए गए, यानी कुल जमा खर्च 28,95,503 रुपए आया। ये हाल तब है जब यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी लगातार अपनी पार्टी और सरकार में शामिल लोगों को इस बात की नसीहत देती हैं कि आप अपने खर्चों में कटौती कीजिए। सोनिया गांधी खुद इकोनॉमी क्लास से सफर करती हैं, अपने खर्चों में कटौती करती हैं, लेकिन मंत्री और नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं, और इसीलिए शायद इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। उत्तर प्रदेश की सतर्कता विभाग ने माया सरकार के तकरीबन आधा दर्जन गद्दावर मंत्रियों की फाइलें ठंडे बस्ते से बाहर निकाल दी हैं। इनमें पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगराज मिश्र, दुग्ध विकास मंत्री अवधपाल और श्रम मंत्री बादशाह सिंह के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी गई है। विजिलेंस विभाग ने अखिलेश सरकार से इजाजत मांगी है, जबकि पूर्व सहकारिता मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय और खेल मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल की संपत्ति की अभी छानबीन चल रही है। लोकायुक्त जस्टिस एनके मल्होत्रा की सिफारिश पर अखिलेश सरकार ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अधिसूचना जारी न होने से विजिलेंस विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश सरकार ने 20 सितंबर को ही पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ विजिलेंस की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। सीएम अखिलेश यादव बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी से कन्या विद्याधन की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीब तबके के इंटर पास लड़कियों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने लड़कियों को चेक बांटा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि इस योजना के जरिए गरीब छात्राओं को पढ़ाई में मदद मिलेगी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि उन पर बुंदेलखंड का एहसान है, ऐसे में वो बुंदेलखंड के विकास में कोई कमी नहीं होने देंगे। और साथ ही बुंदेलखंड के ऐतिहासिक मेले जल बिहार को अखिलेश ने राज्य स्तरीय मेले में शामिल कर लिया। सीएम अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के विकास के साथ साथ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की भी बात कही, और इनके साथ इस समारोह में श्रम मंत्री वकार अहमद शाह और बुंदेलखंड के कई आला नेता भी मौजूद थे। बांदा में कर्ज तले दबे किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांदा के तेंदुआरी के मोही गांव में एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान के ऊपर तकरीबन 4.5 लाख रुपए का कर्ज था। मृतक किसान आशीष ने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से 3 लाख रुपए और साहूकार से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आशीष ने खेत में 26 बीघा जमीन पर चने की फसल बोई थी, लेकिन फसल से केवल 2 कुंतल चना ही मिला, जिसकी वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। आशीष को डर था कि कर्ज न चुका पाने की वजह से उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भी इसको संज्ञान में आया है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपनी फांसी अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। इस प्रकरण में अभी जांच कराई जा रही है और जहां तक
उससे वसूली की बात है तो बैंक से उसने जो कर्ज ले रखा था उसके परिप्रेक्ष्य में राजस्व वसूली की कोई बात सामने नहीं आई है। इसको संज्ञान में आया है कि आर्थिक तंगी की वजह से उसने अपनी फांसी अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। वहीं खबर ये भी है कि आशीष को कर्ज चुकाने के लिए साहूकार अक्सर तंग किया करते थे। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि आशीष को कोई भी तंग नहीं कर रहा था। गाजियाबाद के एक स्कूल में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र अपने एक साथी को दी गई सजा पर भड़के हुए थे। स्कूल में तोड़फोड़ के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए और सड़क पर जाम लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि 9वीं कक्षा के एक छात्र को मामूली शरारत पर स्कूल के टीचर ने बुरी तरह से पीटा। यही नहीं, छात्र को अमानवीय तरीके से यातना देते हुए उसे काफी देर तक मुर्गा भी बनाया गया। छात्रों का आरोप है कि उनका फिजिकल ट्रेनर उन्हें अक्सर अमानवीय यातनाएं देता रहता है। DIOS ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आजमगढ़ में एक लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की को उसके गांव के ही 3 लोगों ने अपने हवस का शिकार बनाया। लड़की के घर वाले जब पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर गए तो पुलिस ने केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए SP का दरवाजा खटकाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं इस मामले में उल्टे लड़की पर ही आरोप लग रहे हैं कि लड़की का युवक के साथ पहले से ही संबंध था। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। रुद्रप्रयाग के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए तिलक नगर राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र आगे आए हैं। इन छात्रों ने आपदा पीड़ितों के लिए 24,116 रूपए जमा किए हैं। इस राशि को विद्यालय के प्रधानाचार्य RS भदौरिया ने अपर जिलाधिकारी नवनीत पांडे को दिया है। इस धनराशि को आपदा राहत कोष में जमा कर दिया गया है। स्कूली छात्रों के इस प्रयास की अपर जिलाधिकारी और आम जनता ने सराहना भी की है, जिन्होंने इस धनराशि को इकट्ठा करने में अपना प्रयास करें। राशि गुरु जी को दी है। ये कोई ज्यादा बड़ी राशि नहीं दी है। इस राशि में सिर्फ हमने अल्प ही रुपए दिए हैं। हमारे NSS के छात्र छात्राओं द्वारा उनके प्रयास के द्वारा 24,116 रुपए की एक छोटी सी लेकिन एक महत्वपूर्ण धनराशि अपर जिला अधिकारी महोदय को दी गई है। रुद्रप्रयाग में इन दोनों लोग दहशत में हैं। दहशत की वजह ऊखीमठ में पड़ी लंबी चौड़ी दरार है। मुख्य हजार में पड़ी ये दरार लगभग 120 मीटर लंबी है। इस दरार की वजह से लगभग 1 दर्जन से अधिक आवासीय भवन और दुकानें खतरे की जद में आ गई हैं। 13 सितंबर को हुई बारिश के बाद बाजार में दरार पड़ गई थी। ये दरार धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। दरार की वजह से लोगों ने विकासखंड सभागार में शरण ले रखी है। इस दरार को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में आपदा के शिकार हुए लोगों ने सरकार से विस्थापन की मांग की। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों के एवज में पीड़ितों को गृह अनुदान के तौर पर 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, लेकिन आपदा पीड़ितों का कहना है कि ये राशि उनकी गृहस्थी को दोबारा बसाने के लिए नाकाफी है। ऐसे में लोगों ने सरकार से अपने पुनर्वास की मांग की है। आपदा पीड़ित लोग अभी भी धर्मशालाओं और अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। इस मामले में उप जिलाधिकारी राकेश चंद तिवारी का कहना है कि सरकारी जमीन को चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि प्रभावितों का जल्द विस्थापन हो सके। और हमारा जो जहाँ पे बाय है वहाँ पे खेत वेत सारे हमारे घर वर खेत सब एक साथ थे, तो हमारे ना तो कहीं पे जमीन है ना घर है। तो हम तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमें कहीं पे मतलब जमीन दे दे और थोड़ी सी मतलब घर वर बना के दे दे सारी चीजें। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
हालांकि इस बीच विभिन्न पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री के हवाई दौरों पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने प्रचार के दौरान अब तक 31 बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ऐसे में कांग्रेस प्रचार के लिए खर्च की सीमा का उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा की होर्डिंग लगवा चुकी है। दरअसल टिहरी उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ साथ जुबानी हमले भी कर रही हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार से बौखला गई है। मुझको लगता है भाजपा ने इस लड़ाई को लड़ने से पहले ही हार मान लिया। जिस प्रकार से भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जहाज डूब रहा है, जिस प्रकार से अंतर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व में, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में है और जनता निरंतर भाजपा को नकार रही है, उससे भाजपा की बौखलाहट इस तरह के आरोपों पर नजर आ रही है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करी है। पर्यवेक्षक पूरे चुनाव प्रक्रिया पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप भाजपा के द्वारा लगाए जाना मैं समझता हूं बचकाना हरकत है। गाजियाबाद में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहाँ पर दबंगों ने एक महिला और एक युवक का मुंह काला कर पूरे कॉलोनी में घुमाया। इतना ही नहीं, युवक को खंबे से बांधकर उसे पीटा भी गया। इसके साथ ही महिला पर पत्थर बरसाए गए। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद अपनी बहन के घर चली गई थी। बहन के घर जाने में पड़ोस में रहने वाले इस युवक ने महिला की मदद की थी और इसी बात से नाराज होकर महिला के ससुराल वालों ने महिला और युवक का मुंह काला कर उन्हें जूतों की माला पहनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया। इस दौरान यूपी की पुलिस सोती रही और बाद में जब पीड़ित मुरादनगर के थाने में इंसाफ के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उन्हें थाने से भगा दिया। और बाद में जब समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुल मिलाकर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। फैजाबाद आजमगढ़ राजमार्ग पर नागरिक उड्डयन विभाग की करीब करोड़ों की कीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कार्य निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस मामले में प्रशासन ने कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है और जमीन खाली करने का आदेश भी दे दिया है। साथ ही नागरिक उड्डयन विभाग को भी इस मामले में नोटिस भेज दी गई है। इस सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंखलाल मांझी का करीबी और सपा नेता सुभाष यादव है। अजीत सिंह, समाचार प्लस, अम्बेडकर नगर। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आर्थिक तंगी का बोझ अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। बरेली में हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। इस मामले में शिक्षा विभाग के हाउस होल्ड सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सर्वे की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आर्थिक तंगी की वजह से बरेली में करीब 7,500 बच्चों ने स्कूल से किनारा कर लिया है। ये बच्चे अपने परिवार की मदद के लिए स्कूल छोड़कर जरी जरदोजी के काम में जुटे हैं। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए भले ही सरकार तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन महंगाई की वजह से गरीब तबके की खराब होती माली हालत की वजह से ये बच्चे स्कूल से दूर होते जा रहे हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारी इस मामले पर पर्दा डालने लगे। गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक डॉक्टर के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया है। बड़हलगंज की रहने वाली महिला का आरोप है कि डॉक्टर खालिद रजा ने झूठ बोलकर उससे शादी की। इसके बाद जब महिला ने एक बेटे को जन्म दिया तो खालिद ने उसे छोड़ दिया
दरअसल महिला अपने हाथ का इलाज करवाने शादीशुदा डॉक्टर खालिद के पास आई थी। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब महिला ने एक बेटे को जन्म दिया तो खालिद ने उसे छोड़ दिया।